दिनकर की कविता परंपरा पर बातचीत करते हैं। इस कविता में दिनकर ने परंपरा के संबंध में अपनी मान्यताओं को व्यक्त किया है। परंपरा को अंधी लाठी से मत पीटो, उसमें बहुत कुछ है जो जीवित है, जीवनदायक है। जैसा भी हो ध्वंस से बचा रखने के लायक है। परंपरा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ रीति रिवाज, आदर्श मूल्य, आचार विश्वास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी तक हस्तांतरित होते रहते हैं। परंपरा वह लय है जो किसी जाति की धारा को तय करती है, उसके प्रवाह को दिखाती है। परंपरा में ग्रहण और त्याग का विवेक होता है। परंपरा की हर चीज़ हर समय उपयोगी नहीं होती। युग के अनुसार परंपरा कुछ चीज़ों को छोड़ देती है और कुछ चीज़ों को लेकर ग्रहण करके आगे बढ़ जाती है। दिनकर कहते हैं, परंपरा को अंधी लाठी से मत पीटो। परंपरा को यह मान लेना कि उसमें जो कुछ है कुछ भी उपयोगी नहीं है, वह सब अतीत की चीज़ है, व्यतीत हो चुकी चीज़ है, उचित नहीं है। अंधी लाठी से मत पीटो अर्थात परंपरा का अंधा विरोध न करो। विवेक के साथ परंपरा को ग्रहण करो। उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो जीवित है, अब भी जीवंत है। परंपरा का वह हिस्सा जो जीवंत है, प्रासंगिक है, उपयोगी है और आज जीवन देने वाला है, सकारात्मक है। चाहे जैसे भी हो, वह नष्ट होने से बचा लेने के लायक है। पानी का छिछला होकर समतल में दौड़ना यह क्रांति का नाम है, लेकिन घाट बांधकर पानी को गहरा बनाना यह परंपरा का काम है। परंपरा और क्रांति में संघर्ष चलने दो। आग लगी है तो सूखी टहनियों को जलने दो, मगर जो टहनियाँ आज भी कच्ची और हरी हैं, उन पर तो तरस खाओ। मेरी एक बात तो तुम मान जाओ। दिनकर कहते हैं कि पानी का छिछला होकर समतल में दौड़ना यह क्रांति का नाम है। क्रांति आमूल परिवर्तन का नाम है, आमूल परिवर्तन की प्रक्रिया है जो कुछ स्थापित व्यवस्था, संस्था, आस्था, मूल्य, विश्वास को उसी रूप में स्वीकार करने की जगह नई दृष्टि से युग के अनुरूप बनाकर उसमें आमूल बदलाव पैदा करना युग की अपेक्षाओं के अनुरूप क्रांति है। क्रांति का लक्ष्य कभी सीमित और तात्कालिक होता है और कभी दीर्घ और दूरगामी होता है। यहाँ दिनकर क्रांति के उस तात्कालिक और सीमित रूप की ही बात करते हैं
और क्रांति परंपरा की अपेक्षा उथला होता है, कम गहरा होता है, प्रवाह उसमें अधिक होता है। परंपरा दीर्घकालिक प्रक्रिया है, इसलिए वह गहरी होती है और अपेक्षाकृत उसमें प्रवाह परिवर्तन बहुत मंद गति से होता है। दिनकर कहते हैं, पानी का छिछला होकर समतल में दौड़ना यह क्रांति का नाम है, लेकिन घाट बांधकर पानी को गहरा बनाना यह परंपरा का काम है। परंपरा और क्रांति में संघर्ष चलने दो। जो विकास की प्रक्रिया है वह परंपरा और क्रांति के बीच संघर्ष की ही प्रक्रिया है, और संघर्ष की इस प्रक्रिया से ही समाज, राष्ट्र, दुनिया बेहतर हो सकती है। क्योंकि परंपरा को यथा स्थिति के रूप में स्वीकार करना, यथावत स्वीकार कर लेना विकास की प्रक्रिया को बाधित करेगा। इसलिए दिनकर कहते हैं कि परंपरा और क्रांति में संघर्ष चलने दो। आग लगी है तो सूखी टहनियों को जलने दो। कि अगर कोई बड़ा बदलाव हो रहा है, कोई परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन में वही टिकेगा जो टिकने के लायक होगा, उपयोगी होगा, प्रासंगिक होगा। जो कुछ अनुपयोगी है, अप्रासंगिक है, काम लायक नहीं रह गया है, उसका नष्ट हो जाना ही उचित है। इसीलिए पंत अपनी कविता में द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र कहते हैं। मगर जो टहनियाँ आज भी कच्ची और हरी है, उन पर तो तरस खाओ, मेरी एक बात तो तुम मान जाओ। लेकिन जो टहनियाँ कच्ची हैं, हरी हैं, अर्थात परंपरा के वो हिस्से जो आज भी उपयोगी हैं, काम लायक हैं, विकासमान हैं, प्रगतिशील हैं, उनको बनाए रखने की ज़रूरत है। दिनकर कहते हैं कि हमारी एक बात तुम ये मान जाओ, परंपरा जब लुप्त होती है, लोगों की आस्था के आधार टूट जाते हैं। आस्था का आधार परंपरा ही होती है। आस्था किसी शक्ति, सत्ता या विचारधारा में ऐसा विश्वास है जो यह मानता है कि उससे हमारा भला ही होगा। आस्था तर्क और प्रश्न से परे होती है। आस्था सहज पैदा होती है, परंपरा से प्राप्त होती है, या अपने आंतरिक अनुभवों से उपजती है। दिनकर यहाँ मानते हैं कि आस्था परंपरा का आधार हो। आस्था का आधार परंपरा ही है। इसलिए जब परंपरा लुप्त हो जाएगी, परंपरा समाप्त हो जाएगी, परंपरा मिट जाएगी, तो लोगों की आस्था के आधार टूट जाएंगे, उनकी आस्था डिग जाएगी, समाप्त हो जाएगी। उखड़े हुए पेड़ों के समान वे अपनी जड़ों से छूट जाते हैं। परंपरा जब लुप्त होती है, लोगों को नींद नहीं आती, न नशा किए बिना चैन या कल पड़ती है। परंपरा जब लुप्त होती है, सभ्यता अकेलेपन के दर्द से मरती है। उखड़े हुए पेड़ों के समान वे अपनी जड़ों से छूट जाते हैं। जब परंपरा लुप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, परंपरा व्यक्ति को अपनी जड़ों के साथ जोड़े रहती है। तो परंपरा जब समाप्त होगी,
तो व्यक्ति अपनी जड़ों से उखड़ जाएगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति परंपरा की संपूर्णता में ही संपूर्ण होता है। परंपरा के बाहर वो कुछ नहीं होता है। उखड़े हुए पेड़ों के समान वे अपनी जड़ों से छूट जाते हैं। परंपरा जब लुप्त होती है, लोगों को नींद नहीं आती। नींद आने के लिए सुकून और शांति की ज़रूरत होती है, लेकिन जिसका सब कुछ समाप्त हो जाए तो फिर उसको नींद आने का कोई सवाल ही नहीं है। न नशा किए बिना चैन या कल पड़ती है। परंपरा के लोग उसी तरह से अभ्यस्त हो जाते हैं जैसे नशा करने वाले किसी नशे के अभ्यस्त हो जाते हैं, और उस नशे के बिना उनको कोई चैन, कोई शांति नहीं मिलती है। तो ऐसे ही परंपरा जब लुप्त हो जाती है तो लोग बेचैन हो जाते हैं, उनकी बेचैनी बढ़ जाती है और लोगों को नींद नहीं आती है, शांति नहीं मिलती है। परंपरा जब लुप्त होती है, सभ्यता अकेलेपन के दर्द से मरती है। परंपरा जब लुप्त होती है, सभ्यता अकेलेपन के दर्द से मरती है। यहाँ सभ्यता का अर्थ आधुनिकता से है। 3 शब्द हैं, एक है अतीत, दूसरा शब्द है परंपरा और तीसरा आधुनिकता। अतीत व्यतीत है, बीता हुआ समय है, जो लौटकर किसी रूप में उसी रूप में वापस नहीं आता है, वह बीत चुका है। परंपरा अतीत की वह प्रवहमान धारा है जो समय समय पर युग की अपेक्षाओं के अनुरूप अपने को नया करती गई है। कुछ चीज़ों को छोड़ती गई है, कुछ नए चीज़ों को ग्रहण करती गई है। परंपरा में अपने आदि स्रोत की पवित्रता तो होती ही है, सुदूर भविष्य के साथ परंपरा अपने को जोड़े रखती है। परंपरा जब नया करवट लेती है, अपने को बदलती है, नया रूप ग्रहण करती है, तो वहीं आधुनिकता का जन्म होता है। तो अगर आधुनिकता है, सभ्यता है, तो वह परंपरा के साथ ही है। परंपरा के बगैर आधुनिकता या सभ्यता का कोई अस्तित्व नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि व्यक्ति जब चलता है, उस चलने पर ध्यान दिया जाए तो पहले एक पैर उठाता है, जब उसका एक पैर हवा में उठता है तो दूसरा पैर धरती पर रहता है, और जो ही पैर आगे वाला पैर धरती पर पड़ता है तो पीछे वाला पैर उठ जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि धरती पर जमा हुआ पैर परंपरा है, हवा में उठा हुआ पैर आधुनिकता है। आधुनिकता या कि सभ्यता परंपरा के साथ ही अपना अस्तित्व कायम रख सकती है। इसलिए दिनकर कहते हैं कि परंपरा जब लुप्त होती है तो सभ्यता अकेलेपन के दर्द से मरती है, सभ्यता अकेले पड़ जाती है। कलमे लगाना जानते हो तो ज़रूर लगाओ, मगर ऐसे कि फलों में अपनी मिट्टी का स्वाद रहे। अपने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का जो मोटो है वह ऋग्वेद का मंत्र है, आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः। हर दिशा से शुभ विचार आए। अपना देश
सर्वसमावेशी है। समन्वय और सामंजस्य भारतीय संस्कृति की अमूल्य विशेषता है। यहाँ दुनिया की तमाम जातियाँ आई हैं, यहाँ रच बस गई, उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं रह गया। कलमे लगाना जानते हो तो जरूर लगाओ। नया पौधा तैयार करने के लिए कभी बीज की ज़रूरत पड़ती है, कभी बीज से तैयार हुआ छोटा पौधा कहीं और रोप दिया जाता है, कभी कभी कुछ वृक्षों की शाखाओं से कुछ हिस्से ले लिए जाते हैं, उसकी कलमें बनाई जाती हैं, रोप दी जाती हैं। यहाँ कलमें लगाना अर्थात विदेशी चीज़ों को, विचारों को, मूल्यों को, मान्यताओं को ग्रहण करना है, तो उनको इससे मना ही नहीं है। दिनकर ये कहते हैं कि लगाओ, कलमें लगाना जानते हो तो लगाओ, मगर ऐसे कि फलों में अपनी मिट्टी का स्वाद रहे, उसका संबंध अपनी ज़मीन से जुड़ जाए, वह भारतीय बन जाए। आज जिनकी जयंती है, दीनदयाल उपाध्याय जी, उनकी मान्यता है, उन्होंने कहा है कि अपनी चीज़ों को, अपने देश की चीज़ों को युगानुकूल और बाहर की चीज़ों को, विदेश की चीज़ों को, विचारों को, मूल्य मान्यताओं को, रीति रिवाजों, आदर्शों को देशानुकूल बनाकर ग्रहण करना चाहिए। अपनी चीज़ों को युगानुकूल, समय के अनुकूल, और बाहर की चीज़ों को देशानुकूल, अपने देश के अनुकूल बनाकर ग्रहण किया जा सकता है, ग्रहण करना चाहिए। जो बात दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं, लगभग वही बात कविता में इस रूप में दिनकर कहते हैं कि कलमें लगाना जानते हो तो ज़रूर लगाओ, मगर ऐसे कि फलों में अपनी मिट्टी का स्वाद रहे। और यह बात याद रहे कि परंपरा चीनी नहीं, मधु है। कहते हैं कि परंपरा चीनी नहीं, मधु है। चीनी और मधु, चीनी में अपेक्षाकृत कृत्रिमता होती है, मधु में अपेक्षाकृत स्वाभाविकता होती है। चीनी में चीनी बनने की जो प्रक्रिया है अपेक्षाकृत कम समय लेने वाली है, मधु बनने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत ज़्यादा समय लेने वाली है। चीनी किसी एक पदार्थ से बनती है, चीनी गन्ने से बन सकती है, लेकिन मधु किसी एक फूल से नहीं बनता। मधु के लिए मधुमक्खियाँ ना जाने कितने फूलों से रस ग्रहण करती हैं। दिनकर कहना चाहते हैं कि परंपरा में बहुलता होती है। परंपरा का जो स्वर है वह, उसमें अनेक स्वर हैं। मधु में अनेकता में एकता विद्यमान है। अनंत फूलों का रस लेकर मधुमक्खियाँ मधु बनाती हैं। अगर इसको विचारधाराओं में ही ढालने की कोशिश की जाए तो चीनी बहुत कुछ व्यक्तिवाद की विचारधारा की ओर जाएगी,
और मधु बहुत कुछ समाजवाद की विचारधारा का प्रतीक हुआ। वह न तो हिंदू है, न मुस्लिम है, न द्रविड़ है, न आर्य है, न परंपरा का हर प्रहरी पुरी का शंकराचार्य है। परंपरा के उसी बहुलतावादी स्वरूप की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं दिनकर की परंपरा न तो हिंदू है, न मुस्लिम है, न द्रविड़ है, न आर्य है। मैंने भारत की जो परंपरा है उसमें असंख्य जातियों के रीति रिवाज, आचार, मूल्य, मान्यताएं, विश्वास समाहित हैं और इस रूप में समाहित हैं कि उनमें से किसी को साफ साफ अलगाया नहीं जा सकता है। वो सब मिलकर भारतीय परंपरा है। इसलिए दिनकर कहते हैं कि परंपरा के बारे में कि वह न तो हिंदू है, न मुस्लिम है, न द्रविड़ है, न आर्य है, न परंपरा का हर प्रहरी पुरी का शंकराचार्य है। तो परंपरा के रक्षक होते हैं। परंपरा की रक्षा किनसे होती है? जो परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, जो परंपरा के रस को और मधुर बनाते हैं। और ऐसे लोग पुरी का शंकराचार्य नहीं है हर प्रहरी, अर्थात परंपरा में शास्त्रीय मान्यताओं के लिए जगह कम है। परंपरा लोक सम्मत होती है, लोक से रस ग्रहण करती है, लोक से प्राण ग्रहण करती है। दिनकर का संकेत उसी ओर है कि न परंपरा का हर प्रहरी पुरी का शंकराचार्य है। इस कविता में दिनकर ने भारतीय परंपरा के बहुलतावादी स्वर, उसके भीतर निहित ग्रहण और त्याग के विवेक और परंपरा के प्रगतिशील मूल्यों की वकालत करते हुए परंपरा के महत्व को रेखांकित किया है। धन्यवाद।